हेलो फ्रेंड्स, आज हम मराठा राज्य की चर्चा करेंगे। मराठा राज्य यानी आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन करने से पहले हम शिवाजी के उत्कर्ष से लेकर के और आंग्ल मराठा यानी अंग्रेज़ों का मराठा क्षेत्र पर या मराठों पर अधिकार तक अध्ययन करेंगे। तो इससे संबंधित 5 से 6 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य का उत्कर्ष हुआ था। शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठों का उत्कर्ष वो कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब होगा डी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सी सदी में होता है? 17वीं शताब्दी में होता है। इससे पहले यदि हम बात करें महाराष्ट्र में मराठा जाति का जो उदय हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ये महत्वपूर्ण कारण है मराठों के उत्कर्ष का, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें, पहाड़ों में स्थित किले होते थे और किलों की सहायता से मराठों ने आक्रमणकारियों का सामना किया। इसी प्रकार यहाँ की जो भूमि है ऊंची भूमि होती थी, पथरीली भूमि होती थी। मराठे गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण हुआ करते थे। मराठे गुरिल्ला अथवा छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होते थे। जबकि अगर मुगलों की बात करें, मुगल ये खुले मैदानों में लड़ने के आदी होते थे। इसी प्रकार अगर हम मराठों की बात करें तो प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास की भावना भर रखी थी। इसी प्रकार यदि हम बात करें महाराष्ट्र में 16वीं और 17वीं शताब्दी में, महाराष्ट्र में 16वीं और 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें 16वीं और 17वीं सदी में महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन चला। 16वीं 17वीं सदी में महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन चला। और धार्मिक आंदोलन की यदि हम बात करें, यहाँ के प्रमुख संत जैसे तुकाराम, प्रमुख संत है तुकाराम, रामदास, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित। यानी महाराष्ट्र के जो धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भक्ति संत थे उन्होंने मराठी भाषा में उपदेश दिया। एक तो इन्होंने भी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, मराठी भाषा में उपदेश दिया और प्रजातंत्र की भावना का विकास करने का इन्होंने प्रयास किया। इसी प्रकार जब धार्मिक आंदोलन के द्वारा इनमें एकता की भावना भरी जाती है, इसी प्रकार शिवाजी के द्वारा राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना का जागृत किया जाता है। शिवाजी ने महाराष्ट्र के लोगों में राजनीतिक चेतना की भावना का संचार किया। इस प्रकार महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक चेतना, शिवाजी की राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता की भावना मराठों के उदय के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य का उत्कर्ष कब होता है? 17वीं शताब्दी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, हमें प्रत्येक शब्दों को ध्यान से समझना है। निम्न में से किसके अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ऑप्शन है स्मिथ, एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, जदुनाथ सरकार और जेम्स ग्रांट डफ। तो इसमें ऑप्शन ए है स्मिथ। स्मिथ की यदि हम बात करें, स्मिथ ने तो मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था, डाकू राज्य। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, मराठा राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी है? डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी है? स्मिथ ने। महादेव गोविंद रानाडे की बात करें, रानाडे के द्वारा 1900 ईस्वी में
1900 ईस्वी में रानाडे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो प्रकाशित होती है राइज ऑफ द मराठा पावर। पुस्तक का नाम क्या है? राइज ऑफ द मराठा पावर। इन्होंने पुस्तक लिखी राइज ऑफ द मराठा पावर। इस पुस्तक में उन्होंने मराठों के उदय का जो कारण बताया है, उन्होंने कारण क्या बताया कि मराठों का उदय मुगलों से मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन था। मुगलों से मुक्ति के लिए क्या बताया इन्होंने? मराठों के उदय को एक राष्ट्रीय आंदोलन बताया। राष्ट्रीय आंदोलन बताया। किसने बताया है? एमडी रानाडे ने। एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने 1919 में किताब लिखी शिवाजी एंड हिज टाइम्स। पुस्तक कौन सी लिखी? शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इसके अनुसार मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध हुआ है। औरंगजेब की कौन सी नीति के विरुद्ध? सांप्रदायिक। औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध, यानी हिंदुओं की एक प्रतिक्रिया का परिणाम था। हिंदुओं की एक प्रतिक्रिया का परिणाम था। तो अगर हम सामान्य बात करें कि मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था, ये मानने वाले जदुनाथ सरकार भी हैं और GM देसाई भी हैं और MG रानाडे भी हैं। इन तीनों के द्वारा ये माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ। इनके अनुसार, यानी इन्होंने पुस्तक भी लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। MARATHA। हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। इस पुस्तक में इसने क्या कहा कि मराठों का जो उद्भव है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित होती है? 1826 में। 1826 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जदुनाथ सरकार के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? जदुनाथ सरकार के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? तो ऑप्शन ए है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित होती है 1826 में। ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1826 में। और इसे लिखने वाला कौन है? जेम्स या ग्रांट डफ। ग्रांट डफ। ऑप्शन बी है राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर। ये जो पुस्तक है ये किसकी है? रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। और ये कब प्रकाशित होती है? 1900 ईस्वी में। कब प्रकाशित होती है ये? 1900 ईस्वी में। नंबर 3 है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। शिवाजी एंड हिज टाइम्स। और ये पुस्तक किसकी है? जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार। और ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1919 में। 1919 में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जदुनाथ सरकार की कौन सी पुस्तक है? शिवाजी एंड हिज टाइम्स। ध्यान रखना है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स। रानाडे की पुस्तक है राइज ऑफ द मराठा पावर। और ग्रांड डफ की जो पुस्तक है वो है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा। मराठों के महत्व को जानने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मराठों के महत्व को जानने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर पहला मुगल शासक था जिन्होंने मराठों के महत्व को जाना और उनको मुगल सेना में शामिल किया था। मराठों को मुगल सेना में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन हो जाएगा? जहांगीर होगा। पहला मुगल शासक कौन होगा? जहांगीर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। मलिक अंबर ने मराठा प्रतिभा का उपयोग युद्ध और प्रशासन दोनों क्षेत्र में किया। मलिक अंबर जो अहमदनगर का है,
अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और मलिक अंबर से ही इन्होंने कौन सी युद्ध, मराठों ने कौन सी युद्ध पद्धति सीखी है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति, यहीं से ग्रहण की है मराठों ने। शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित है। शाहजी भोसले अहमदनगर सुल्तान के संरक्षण में रहे थे। शाहजी भोसले कौन है? यानी शिवाजी के पिता, शिवाजी के पिता है शाहजी भोसले। और ये किसके संरक्षण में रहे थे? किसके संरक्षण में रहे? ये अहमदनगर सुल्तान के संरक्षण में रहे। अर्थात इनको अहमदनगर सुल्तान के द्वारा पूना सूपा की जागीर दी गई थी। ये स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में। पूना सूपा की जागीर दी गई थी। औरंगजेब के समय शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान की सेवा में चले गए। यानी ये इस समय तो कहाँ है, अभी हमने बात की अहमदनगर के सुल्तान की सेवा में रह रहे हैं, अहमदनगर के सुल्तान की सेवा में रह रहे हैं। अब क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन है कि औरंगजेब के समय शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान की सेवा में चले गए। तो ये गलत है, क्योंकि शाहजी भोसले औरंगजेब के समय नहीं, शाहजहाँ के समय बीजापुर सुल्तान की सेवा में चले गए थे। किसके समय चले जाते हैं? शाहजहाँ के समय चले जाते हैं। तो ऑप्शन डी गलत होगा। अब हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उत्तर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मातृ पक्ष की ओर से देवगिरी के यादव वंश से संबंधित था। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित था। यानी अगर हम माता की बात करें, माता का नाम है जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या है? जीजाबाई। तो जीजाबाई के पिता का नाम था लघुजी जाधव। लघुजी जाधव। और ये सिंघखेड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये सिंघखेड़ से संबंधित है। तो ये कथन सही है। उनके पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई मोहिते से दूसरा विवाह किया था। उनके पिता शाहजी भोसले के द्वारा तुकाबाई मोहिते से दूसरा विवाह किया गया था। तुकाबाई मोहिते से दूसरा विवाह किया गया। तो पहली पत्नी कौन है? जीजाबाई। पहली पत्नी कौन है? जीजाबाई। और दूसरी पत्नी कौन है? तुकाबाई मोहिते। और इससे शाहजी भोसले को एक पुत्र पैदा हुआ था और उस पुत्र का नाम था वैकोंजी। वैकोंजी ये पुत्र हुआ। तो जीजाबाई के पुत्र का नाम क्या है? शिवाजी। जीजाबाई के पुत्र का नाम शिवाजी है। और दूसरी पत्नी कौन है? तुकाबाई मोहिते। इसके पुत्र का नाम है वैकोंजी। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु। तो ये कथन गलत है, क्योंकि शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव ये थे इनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु। तो समर्थ गुरु रामदास तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। और रामदास के द्वारा यानी 2 किताबें लिखी गई हैं। एक का नाम है 10 या दसम बोध, दास बोध या दसम बोध। एक तो इसकी रचना की गई और एक रचना की गई आनंद भुवन की। आनंद भुवन, एक तो दसम बोध की रचना की गई, एक आनंद भुवन की। किसके द्वारा की गई है? समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। जबकि इनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव थे। दादा कोंडदेव थे। शिवाजी को 12 वर्ष की आयु में पूना की पैतृक जागीर प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन क्या आएगा? इसमें सी आएगा। शिवाजी की पत्नी जो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। अगर हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी का जन्म, पहले सामान्य चर्चा कर लेते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627
सिवनेर दुर्ग में होता है। सिवनेर दुर्ग ये कहाँ है? पूना, महाराष्ट्र में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में हुआ। पिता का नाम क्या है? शाहजी भोंसले, जिसने 2 विवाह कर लिए हैं, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, शाहजी भोंसले। माता का नाम है जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या है? और जीजाबाई। जीजाबाई का इसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ध्यान रखना है, शिवाजी के ऊपर जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके बाद देखते हैं शिवाजी की मृत्यु के बाद उसकी कौन सी पत्नी थी जो सती हो गई थी? जो उसकी पत्नी थी वो सती हो गई थी। ऑप्शन ए है तुकाबाई मोहिते। तो तुकाबाई मोहिते तो शिवाजी की पत्नी नहीं है, शिवाजी की मौसी है ये, शिवाजी की मौसी। क्योंकि अभी हमने चर्चा की शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की पहली पत्नी का नाम जीजाबाई था, उसका परित्याग करके उन्होंने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया था। तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया और पूना की जागीर तथा लाल महल जीजाबाई को सौंपकर खुद पूर्वी कर्नाटक में चले जाते हैं। इसके साथ विवाह करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? पूर्वी कर्नाटक में, पूर्वी कर्नाटक। ऑप्शन बी है साईबाई निम्बालकर। ऑप्शन बी क्या है? साईबाई निम्बालकर। शिवाजी का इसके साथ प्रथम विवाह हुआ, प्रथम विवाह, यानी शिवाजी की पहली पत्नी है और पहला विवाह कब होता है? 1641 में। शिवाजी का पहला विवाह 1641 में हुआ और इससे जो पुत्र पैदा हुआ, शिवाजी के पुत्र का नाम है संभाजी। पुत्र का नाम क्या है? संभाजी। तो ये तो पहली पत्नी है। उसके बाद ऑप्शन है पूताबाई। उसके बाद ऑप्शन क्या है? पूताबाई। इसकी अगर हम बात करें, ये शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो उसका सही जवाब होगा पूताबाई। सही जवाब तो क्या होगा? सी। ऑप्शन डी है सोयराबाई। सोयराबाई की यदि हम बात करें, ये भी शिवाजी की पत्नी है। सोयराबाई शिवाजी की पत्नी है और सोयराबाई की यदि हम बात करें, इसे शिवाजी के द्वारा राज महिर्षि की उपाधि दी गई थी। राज महिर्षि की उपाधि दी गई थी किसे? सोयराबाई को। और सोयराबाई की यदि हम बात करें, शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर इससे पुनः विवाह किया था। राज्याभिषेक के अवसर पर इसके साथ पुनः विवाह किया, यानी पहले विवाह कर चुके हैं लेकिन शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के अवसर पर पुनः विवाह किया गया और इससे जो पुत्र पैदा हुआ उस पुत्र का नाम था राजा राम। पुत्र का नाम क्या है? राजा राम। तो 3 पत्नियों की हमने चर्चा की है। पहला विवाह साईबाई निम्बालकर से हुआ, इनसे संभाजी पुत्र पैदा हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद सती होने वाली उनकी पत्नी का नाम क्या है? पूताबाई है। सोयराबाई, जिसे राज महर्षि की उपाधि मिली हुई है, इससे पुत्र पैदा हुआ राजा राम और राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने इससे पुनः विवाह किया था। तो ऑप्शन सी होगा। शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम बीजापुर में स्थित तोरण के किले पर किस वर्ष अधिकार किया गया था? बीजापुर में स्थित तोरण के किले पर किस वर्ष अधिकार किया गया था? तो ऑप्शन है 1646। एक क्वेश्चन यही क्लियर हो गया कि तोरण का किला कहाँ स्थित है? बीजापुर में। तोरण का किला कहाँ स्थित है? बीजापुर में। तो शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम बीजापुर में स्थित तोरण के किले पर किस वर्ष अधिकार किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 1646, 1656, 1657 और 1659। 1646 की बात करें, 1646 की यदि हम बात करें, शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण के किले पर अधिकार कर लिया है, तो इसका जवाब होगा 1646। 1646 की ही यदि हम बात करें, 1646 में शिवाजी ने एक षड्यंत्र के द्वारा नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का किला छीन लिया था। ध्यान रखना है, पुरंदर का किला। नीलोजी नीलकंठ से षड्यंत्र के माध्यम से कौन सा किला छीन लिया है? पुरंदर का। तो 1646 में ही इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम
तोरण के किले पर अधिकार किया है शिवाजी ने 1646 में। 1646 में ही षड्यंत्र के माध्यम से नीलोजी नीलकंठ से कौन सा किला छीन लिया? पुरंदर का किला। 1656 की यदि हम बात करें, 1656 में शिवाजी ने जावली किले पर अधिकार कर लिया। जावली का किला, जावली का किला 1656 में शिवाजी ने जावली का किला, और ये जावली का किला बीजापुर में है। ये कहाँ है? बीजापुर में। और ये जो किला है, ये किला किससे छीना गया था? चंद्रराव मौर्य, जो किलेदार था यहाँ का, किलेदार, किलेदार कहाँ का किलेदार? जावली का। चंद्रराव मौर्य, चंद्रराव मौर्य। तो चंद्रराव मौर्य की हत्या कर दी गई, चंद्रराव मौर्य की हत्या कर दी गई, और चंद्रराव मौर्य से कौन सा किला छीन लिया जाता है? जावली का किला। और इस जावली की यदि हम बात करें, जावली की जो विजय है, जावली की जो विजय है, उसे शिवाजी की वास्तविक विजय माना जाता है। शिवाजी की वास्तविक विजय। तो एक बार हम पुनः देख लें। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 में बीजापुर में स्थित तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। 1646 में ही नीलोजी नीलकंठ से उन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से पुरंदर का किला छीन लिया। 1656 की बात करें, 1656 में इन्होंने जावली के किलेदार चंद्रराव मौर्य की हत्या कर दी और जावली का किला छीन लिया गया। ये शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, और शिवाजी की वास्तविक विजय भी जावली ही विजय मानी जाती है। 1657 की बात करें, इससे पहले ही 1656 की हम और चर्चा कर लेते हैं। 1656 में शिवाजी ने राजगढ़ अथवा रायगढ़, 56 की ही बात कर रहे हैं, 1656 में राजगढ़ अथवा रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने राजगढ़ अथवा रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया था। रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। ध्यान रखना है, रायगढ़ को राजधानी बनाया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, 1643 से लेकर के 1656 तक शिवाजी ने चाकन, कोडाना, तिकोना, बारामती, सुपा, लोहागढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन है 1657। ये वर्ष महत्वपूर्ण है। ये वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवाजी की पहली बार मुगलों के साथ मुठभेड़ होगी। प्रथम बार मुगलों से मुठभेड़ हुई। शिवाजी की पहली बार मुगलों से मुठभेड़ कब होगी? 1657 में। और मुठभेड़ का कारण क्या है? यानी इस समय शिवाजी सीधे मुगलों से नहीं लड़ रहे हैं। बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, हम यहाँ लिख लेते हैं, बीजापुर का सुल्तान कौन है? आदिल शाह। यानी आदिल शाह की ओर से मुगलों से लड़े थे ये, यानी सीधे मुगलों से इनका मुकाबला नहीं हुआ है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की तरफ से मुगलों से लड़े थे। तो ध्यान रखना है, मुगलों के साथ पहली मुठभेड़ कब होती है? 1657 में। कब होती है? 1657 में। 1657 की यदि हम बात करें, 1657 में याद कीजिए, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो चुका है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1657 में, यानी किसके समय? शाहजहां के समय। दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद बख्श, औरंगजेब, शाहजहां के समय मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। तो इस मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का फायदा उठाया शिवाजी ने, इसका फायदा उठाया और फायदा उठाकर कहाँ अधिकार कर लिया? कोंकण पर अधिकार कर लिया है। कहाँ अधिकार कर लिया है? कोंकण पर। ध्यान रखना है, 1657 में पहली मुठभेड़ होती है, और पहली मुठभेड़ की बात करें तो ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की ओर से मुगलों से, यानी पहली बार लड़ाई लड़ते हैं। और 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। शाहजहां बीमार पड़ता है, शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। तो इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है? कोंकण के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है? कोंकण। 1659 की बात करें, 1659 में बीजापुर, यानी ये वही बीजापुर है जो शिवाजी का सहारा लेता है, लेकिन शिवाजी फिर बीजापुर पर भी आक्रमण कर देते हैं। तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां,
अफजल खां को नियुक्त किया था भाई, अफजल खां को नियुक्त किया था। यानी अब बीजापुर ही शिवाजी का दमन करने का प्रयास कर रहा है और अफजल खां को नियुक्त किया गया था। बात कब की है? 1659 की। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि तोरण के किले पर सर्वप्रथम अधिकार कब होता है? 1646 में। इसके बाद देखिए, शिवाजी की क्वेश्चन है, शिवाजी की किस विजय के पश्चात उसके राज्य के द्वार दक्षिण पश्चिम में विस्तार के लिए खुल गए थे? शिवाजी की किस विजय के पश्चात उसके राज्य के द्वार दक्षिण पश्चिम में विस्तार की ओर खुल गए थे? तो इसका सही जवाब होगा जावली। अभी हम चर्चा कर चुके हैं जावली पर कब अधिकार किया है इन्होंने? 1656 में। और यहाँ का किलेदार कौन था? चंद्रराव मौर्य। किलेदार कौन है यहाँ का? चंद्रराव मौर्य। उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस विजय के पश्चात उसके विजय के या राज्य के जो द्वार हैं दक्षिण पश्चिम में विस्तार के लिए खुल जाते हैं। शिवाजी के द्वारा, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के द्वारा अफजल खां का वध किस वर्ष कर दिया गया था? इसको ध्यान से समझना है। यानी बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को नियुक्त कर दिया। अफजल खां को यानी प्रधान सेनापति बना दिया। अफजल खां की यदि हम बात करें, इसका पूरा नाम था अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां। इसका पूरा नाम क्या था? अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां, ये इसका पूरा नाम था। तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए इसको प्रधान सेनापति बना दिया। और अफजल खां ने भरे दरबार में कहा था कि मैं अपने घोड़े से बिना उतरे ही उस पहाड़ी चूहे को बंदी बना लूंगा। उसने कहा था कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही उस पहाड़ी चूहे को बंदी बना लूंगा। इस समय या इन दिनों में शिवाजी प्रतापगढ़ में रह रहे थे। इन दिनों में शिवाजी कहाँ रह रहे हैं? प्रतापगढ़ के किले में। प्रतापगढ़ यानी महाराष्ट्र की बात करें अपन, प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी रह रहे थे। तो अफजल खां ने क्या किया? अफजल खां ने संधि का प्रस्ताव भेजा। अफजल खां संधि का प्रस्ताव भेजता है किसके माध्यम से? कृष्णजी भास्कर के माध्यम से। कृष्णजी भास्कर, यानी कृष्णजी भास्कर नामक व्यक्ति को संधि के लिए भेजा गया। किसके पास भेजा गया है? शिवाजी के पास। लेकिन संधि के माध्यम से उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो शिवाजी को मिलते समय या शिवाजी को गले लगाते समय उसकी हत्या कर देगा। उसका मुख्य उद्देश्य था किसका? अफजल खां का। तो अब संधि के लिए भेज दिया गया और संधि की बातचीत के फलस्वरूप शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण पार करके 2 अंगरक्षक यानी शिवाजी 2 अंगरक्षकों के साथ चल दिए। शिवाजी 2 अंगरक्षक, और उन अंगरक्षकों के नाम है, एक का नाम है जीव महल। एक अंगरक्षक का नाम क्या है? जीव महल। और एक का नाम है शंभूजी काओजी। शंभूजी काओजी इन अंगरक्षकों के साथ मिलने के लिए आए। अफजल खां से मिलने के लिए आ गए और उन्होंने मोरो पिंगले तथा नेताजी पालकर के नेतृत्व में एक सेना को वहीं झाड़ी में छिपा दिया और अपने अपने वस्त्र के या कवच वस्त्र में या कवच में उन्होंने एक बगनख धारण कर रखा था। बगनख, ध्यान रखना है, बगनख धारण कर रखा था। तो अब अफजल खां का मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो गले मिलते समय यानी विश्वासघात के माध्यम से वो किसकी हत्या कर देगा? शिवाजी की हत्या कर देगा। लेकिन कृष्णजी भास्कर ने ये बात शिवाजी को बता दी। कृष्णजी भास्कर
जो संदेश लेके आया था कृष्णजी भास्कर ने, अफजल खां का जो उद्देश्य था उस शिवाजी को बता दिया कि वो आपकी हत्या करने की योजना बना रहा है। तो शिवाजी चौकन्ने हो गए और शिवाजी के द्वारा 2 नवंबर 1659 में बगनख के माध्यम से अफजल खां का वध कर दिया गया। बगनख के द्वारा अफजल खां का वध कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, अफजल खां का वध कब किया जाता है? 1659 में। 1659 में 1657 में हम चर्चा कर चुके हैं, मैं पुनः चर्चा कर रहा हूँ। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, मुगलों से पहली मुठभेड़ होती है, तो उत्तराधिकारी युद्ध का फायदा उठाकर शिवाजी कोंकण पर अधिकार कर लेते हैं, कोंकण पर अधिकार कर लेते हैं। 1660 की यदि हम बात करें, 1660 में शिवाजी ने पनहाला के किले पर अधिकार कर लिया। पनहाला, कौन से किले पर अधिकार कर लिया? पनहाला के किले पर अधिकार कर लिया, बसंतगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पनहाला बसंतगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था, इतना ध्यान रखना है। 1660 की यदि हम बात करें, 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए, अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर दिया और शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दे दिया। अब 1663 में, यानी 1663 में शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने पूना में स्थित लाल महल, यानी इस समय शाइस्ता खां कहाँ रह रहा है? लाल महल में रह रहा है। तो शिवाजी ने 1663 में लाल महल, पहले इसकी डेट भी याद करें तो 15 अप्रैल की बात है ये, 15 अप्रैल 1663 में पूना महाराष्ट्र में स्थित लाल महल में जो शाइस्ता खां जहाँ रह रहा है उस महल पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो 1663 में शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाग गया। तो शाइस्ता खां पर आक्रमण कब होता है? 1663 में। 1663 में और 1659 में किसका वध कर दिया? अफजल खां का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अफजल खां का वध कब किया गया है? 1659 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां के लाल महल पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं 1663 में। आक्रमण कब होगा? 1663 में। और शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाग जाता है। शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके भाग गया, इतना ध्यान रखना है। शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाग गया। इसके बाद जैसे शाइस्ता खां यहाँ से फरार हो जाता है तो दक्षिण का सूबेदार, औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया जाता है? अपने पुत्र मुअज्जम को। दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां के स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया जाता है? मुअज्जम को नियुक्त कर दिया जाता है। 1664 की बात करें, 1664 में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की थी। सूरत की प्रथम लूट, शिवाजी ने 1664 में सूरत की प्रथम लूट की। सूरत की यानी सूरत का जो बंदरगाह था उस बंदरगाह पर आक्रमण किया। और इस समय यहाँ का गवर्नर कौन था? यानी इस समय मुगलों का गवर्नर कौन है? इनायत खां। मुगलों का गवर्नर कौन है? इनायत खां था। तो ये पहली लूट है। और इस समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष था सर जॉर्ज ऑक्सडाइन। ध्यान रखना है, इस समय अंग्रेज कौन था? अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष कौन था? सर जॉर्ज ऑक्सडाइन या ऑक्सडाइन। ध्यान रखना है, इस समय सूरत में अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष कौन है? सर जॉर्ज ऑक्सडाइन। और इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ रुपए से अधिक आय की प्राप्ति होती है। कितनी प्राप्ति? 1 करोड़ रुपए से अधिक आय की प्राप्ति
होते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, सूरत पर प्रथम आक्रमण 1664 में। इस समय मुगल जो सूबेदार फौजदार था इनायत खां था, वो यहाँ से भाग जाता है। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर कौन है? जॉर्ज ऑक्सडाइन। कौन है? ऑक्सडाइन या ऑक्सडाइन था, ऑक्सडाइन था। और ये 1667 में बम्बई का पहला गवर्नर बनता है। इसके बाद 1665 में हम बात करेंगे किसकी? पुरंदर की संधि की। 1665 में कौन सी संधि होगी? पुरंदर की संधि। और 1666 में शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होंगे। शिवाजी औरंगजेब के कौन से दरबार में उपस्थित होंगे? आगरा दरबार में उपस्थित होंगे। तो शाइस्ता खां के लाल महल पर आक्रमण पूछा गया था, इसका सही जवाब होगा 1663। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुरंदर की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य संधि संपन्न हुई, ये मत सही है, ये कथन सही है। जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य संधि होती है। यानी शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के शासक हैं, उनको शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया था। और जयसिंह ने शिवाजी से कहा था कि हम शिवा को एक व्रत की तरह बांध लेंगे, एक व्रत की तरह, या शिवा को एक व्रत के केंद्र की तरह बांध लेंगे। और उसने ऐसा ही कार्य किया। वो शक्तिशाली शासक था और शिवाजी के साथ उसने संधि कर ली। संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। तो संधि की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें देख रहे थे हम। तो शिवाजी ने 4 लाख हूण वार्षिक वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए। यानी शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए और 12 किले स्वयं रख लिए। 12 किले स्वयं रख लिए। इन 12 किलों की जो वार्षिक आय थी वो 1 लाख हूण है, 1 लाख हूण। तो जो 23 किले हैं, 23 किलों की जो वार्षिक आय है वो क्या है? 4 लाख हूण वार्षिक है। तो शिवाजी ने क्या किया? 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए, 12 किले स्वयं रख लिए, जिनकी आय कितनी है? 1 लाख हूण। संधि के तहत शिवाजी 1665 में आगरा दरबार में उपस्थित हुए। तो ये गलत है, 1665 नहीं, 1666 में होगा। ये कब होगा? 1666 में, यानी मई 1666 में। बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी ने मुगलों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया, ये भी सही है। तो पुरंदर की संधि में ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि 1665 नहीं 1666 आएगा, 1666। और इसी संधि की यदि हम बात करें, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया था। 5000 का मनसबदार बनाया गया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया था, इतना ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किस मुगल शासक के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी? किस मुगल शासक के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि, तो इसका सही जवाब होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा था, ध्यान रखना है। औरंगजेब ने ही शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा। और औरंगजेब के द्वारा ही शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी। अगर इससे पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना है एक बार। तो अब पुरंदर की संधि हो जाती है और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी व संभाजी,
या फिर हम ऐसा करेंगे, इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पुरंदर की संधि और शिवाजी का आगरा दरबार में जाना और दरबार से वापस यानी फरार हो जाना, अपने सौतेले भाई हीरो जी को वहाँ लेटा कर फरार हो जाना, पुनः फिर रायगढ़ पहुंचना, उनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।